कब क्योंकि तैयारी मैंने करनी ऐसा, शुरू की थी आपने? सर मैंने तैयारी तो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी। लेट्स से कि मैंने एग्ज़ाम नवंबर में दिया था, तो मैंने तैयारी फरवरी में स्टार्ट की थी, मिड फरवरी से। अच्छा। बट सून आफ्टर दैट लॉकडाउन लग गया था, हाँ। मार्च में। उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने तक आराम से घर पे मज़े किए। तो फिर मैं वापस से अगर जुलाई एंडिंग में लगा था, फिर टिल नवंबर तक, टिल एग्ज़ाम पे। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तक की कहानी हो गई, तो लिटिल बिट आपके ऊपर भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। तो जुलाई स्टार्ट करते करते अगस्त आ चुका था। अगस्त, यस सर। सितंबर, अक्टूबर, ओ माय गॉड, यू 3 मंथ्स, अराउंड थ्री यस। मंथ्स सो यू हैव यस द सेम काइंड ऑफ प्रेशर। यस सर। ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी हो रही है, तो अब ये बताओ, 2 महीने में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये बता दो। सोच के देखिए, आप कर रहे हैं सीडीएस की तैयारी, और सीडीएस की तैयारी करते करते आपकी आ गई है ऑल इंडिया रैंक 1। मतलब पूरे देश में जब 7 से 8 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई है। मतलब ऐसा ना मन कर रहा होगा कि बस ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, आपकी तो आप थक जाओगे मिठाई खाते खाते, राइट? बट इस ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बावजूद भी आप अकेडमी ज्वाइन नहीं करा पा रहे हो, मतलब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। ऐसा ही कुछ बना संदीप सिंह के साथ कार्ड। ये सीडीएस 2 2020 के लिए रिकमेंड हुए। वहां पर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी फॉर आईएमए एंड आईएनए, बट ही हैज टू गो होम। ये कभी ज्वाइन नहीं कर पाए। बट यहाँ पर आज वो आपके सामने अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं कि सीडीएस की उन्होंने तैयारी करी कैसे, क्योंकि उन्होंने 4 बार सीडीएस दिया और 4 बार में सिर्फ एक बार निकला, और इस एक बार में ऑल इंडिया रैंक 1। अब ऐसे इंसान ने अपनी तैयारी में क्या बदलाव लाए हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये कहते हैं कि मेरा सिर्फ पहला ही अटेम्प्ट है। मैं कहता हूँ मैंने 4 दिए हैं, बट मैं मानता हूँ एक अटेम्प्ट अपना, क्योंकि मैं उसमें डिटरमाइंड हुआ था और उसमें मैंने समझा था एग्जैक्टली एग्जाम देना कैसे। पहले 4 में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आपको ये कहानी समझने की जरूरत है। मुलाकात करते हैं संदीप से। जय हिंद संदीप भाई। जय हिंद सर। कैसे हैं आप, पहले ये बताओ। बस सर आपके सामने ठीक मैंने है। उम्मीद भी नहीं की थी एक दिन मौका मिलेगा ऑल इंडिया रैंक 1 से बात करने का। आईएमए आईने सीडीएस 2 2020, राइट? आपने ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी कभी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती है। पर ये बात सच में आपने उम्मीद नहीं की थी। एक इंसान भूल चुका था इस सपने को कि भैया मुझे फौज ज्वाइन करनी है। ठीक है। यस सर। और फौज ज्वाइन करने से भैया आईआईटी ज्वाइन हो गए। आईआईटी में भैया वो एक होता है ना कि एक मिसिंग लिंक लगने लगा जिंदगी का। यस वो सर। कहानी आई, और उसके बाद 4 बार सीडीएस दिया, और उसमें से चौथे वाले सीडीएस जाके निकला, और फाइनली पहली एसएसबी में रिकमेंड हो गए। बट पहले यस सर। 3 सीडीएस नहीं निकले हैं। अब वो सर, वो तो सब जानते ही हैं कि बिना तैयारी के यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलता है। आईआईटी वाले का मैंने, हम लोग तो लगता था आईआईटी वाले भगवान होते हैं। सर मैं उन आईआईटीएंस में से नहीं हूँ। नहीं, हमें लगता था हर आईआईटी में भगवान होता है। खैर, दैट्स अ ग्रेट वर्ड्स। बट भाई एक बात बता यार, तूने सीधे सीधे एक लाइन बोली, बिना प्रिपरेशन के यूपीएससी नहीं निकलता है, यस सर। राइट? ये लोग घबराए हुए हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। 2 महीने बचे हैं सीडीएस के लिए। हाथ घबराए हुए हैं, पागल हो रहे हैं। एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। यस सर। ठीक है ना? अब मैं बात करना चाहूंगा, मैथ्स वाज नॉट योर प्रॉब्लम। यस सर। मैथ्स तो बचपन से पढ़ा ही रहे हो, और मतलब हक्के पक्के हो रखे थे। यस योर सर। प्रॉब्लम वाज जीएस, एंड द सेम प्रॉब्लम दे हैव। यस सर। ये कैसे किया? पहली बात तो ये क्या है, इसका मंत्र क्या है? और जब मैं तुमसे बात कर रहा था फोन पे, आपने बोला था भाई वर्स्ट टू वर्स्ट अगर आए बिना नंबर तो 30 नंबर आखिरी है, डेडलाइन, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। यस सर। व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट? व्हाट हैपेंड? सर एक्चुअली बात ये है कि मेरे को किसी ने बताया था, और काफ़ी अच्छी बात है, कि स्मार्ट वर्क पे फोकस ना करके अगर हम हार्ड वर्क पे फोकस करें ना, वो बेहतर है। बिकॉज स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का एक छोटा सा पार्ट है। लोगों को ये लगता है कि हम स्मार्ट वर्क करने लग जाते हैं, सारी चीज़ों को स्किप करने लगते हैं, फिर वो कि यार ये तो आता ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी नहीं आता है पेपर में, इसको भी छोड़ देते हैं, और फिर वो उनको लगता है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो मेहनत करने की आदत छोड़ देते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं तो टोक देता हूँ आपको, माफी चाहता हूँ। आपने बहुत बात यस बोली स्केप वाली, ठीक है ना? यस आपने इकोनॉमिक्स नहीं करी है, यस सर। हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री करी है। यस सर। फिर ये क्या था? फिर ये स्मार्ट वर्क नहीं है? लेकिन सर जो कुछ मैंने किया ना, जैसे पॉलिटी की,
पॉलिटी की मैंने कोई भी अगर एक चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर मेरे दिमाग में अभी भी घूमता है। हिस्ट्री का जो कुछ भी एक्ट्स वगैरह मैंने पढ़े, मैं एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता, बट ये है कि हाँ, अगर मेरे को रिवाइज करने का मौका मिले ना, तो मैं विद इन 1 डे मैं जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी वो सारी दोबारा से बता सकता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी दोनों, राइट। अब हाँ, जरा यहाँ पर थोड़ा और घुमा के लेता हूँ। यस मेरी सर। आपसे जब फोन पे बात हुई थी, यू सेड इट वेरी क्लियरली, यस सर। शुभम भाई, अगर बच्चा समझ जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पेपर कुछ हाँ, नहीं है फिर तो, यस सर। ठीक है ना। यू टोल्ड मी यस भाई सर। पॉलिटी सब लोग पूरा पता नहीं, पूरी ऊपर से नीचे एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ये, और देखे ना सेंटर स्टेट रिलेशन ज्यादा आता है, प्रेसिडेंट ज्यादा बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बोलेंगे, गवर्नर ज्यादा बोलेंगे, यस इन सर। चीजों पे ज्यादा, फिर ये पहले वाले हाँ, वर्ड्स काउंटर नहीं हो गए? नहीं नहीं सर, कहाँ काउंट हो गए। ऐसा है कि अब मैंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ मैं, तो लोगों को लगता है कि यार आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल किस बारे में बताता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो 10 आर्टिकल है, वो कौन याद करेंगे। वो उनको लगता है कि उन्होंने स्मार्ट वर्क कर दिया। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मान लेते हैं, हम्म। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो फिर तो गए ना काम से। तो वो है कि जो कुछ आपने पकड़ा, जो कुछ आपने किया, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, उसमें आपने इतना अच्छा कर दिया कि भाई साहब यहाँ से कुछ भी आ गया तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाला। अच्छा चलो, एक बात कहानी आईआईटी पे लेकर आते हैं। इन लोगों ने विश्वास में, तो मुझे किसी को नहीं होता, आईआईटी भगवान से लगता है, ठीक है ना, आईआईटी वाले। अब ये बताओ, यू पास आउट विद व्हाट परसेंटेज, और ये कैसे परसेंटेज होती है ये? सर मेरी सीजीपीए थी 5.76। अच्छा, कैसी होती है ये? क्वाइट लो। क्वाइट लो। तो कितनी नौकरी में बैठने का मौका मिला था आपको? सर आईआईटी के अंदर काफी कंपनीज होती हैं जो अलाउ कर देती है, एक्चुअली जो आती हैं मैक्सिमम, काफी कंपनीज होती है जो रखती है कि हाँ 6 चाहिए, 7 चाहिए, बट ऑलमोस्ट मोर देन 50% कंपनीज अलाउ कर देती है कि भाई हमें सीजीपीए से कोई मतलब नहीं है, आओ दम है तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, दम है तो आ जाओ, ठीक है। हाँ, यस बट सर। यू एंड अप इन टीचिंग इन अ कोचिंग बाय हैविंग अ प्लेसमेंट फ्रॉम द आईआईटी, यस और वो सर। आईआईटी की कोचिंग के लिए था, राइट? यस सर। दैट वाज माय चॉइस एक्चुअली। दैट वाज योर चॉइस, ठीक यस है। सर। पर ये चॉइस आपने ले तो ली, और यही हम्म, चॉइस लेकर आपने छोड़ भी दिया। एजुकेशन लोन है बंदे पे, बहुत ही स्मॉल फैमिली से आ रहा है, और अपने दिमाग में कैलकुलेशन की बंदे ने कि भैया ऐसे ऐसे है, और अगर मैं ऐसे ऐसे इतना हिसाब रखूं तो एजुकेशन लोन भी हो ही जाएगा, और मैं यूपीएससी निकाल लूंगा बिना घर यस वालों सर। को बताए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, डेफिनेटली। एंड नाउ यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, अभी अभी यस जस्ट सर। लॉन्च किया है, आप ही के नाम से है, संदीप AR1 सीरियस स्टूडेंट, यही है नाम? हाँ सर, लर्न फ्रॉम AIR1 लर्न सीरियस फ्रॉम स्टूडेंट। एआई, दैट्स ग्रेट। यस। अब यहाँ पर कहानी आई कि भाई ये इंसान, अब AR1 आपके सामने है, तो भाई ये बता, सच सच यस जीएस सर। को जब तूने पहली बार देखा होगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ जो इंसान मैथ्स में स्ट्रांग है, जीएस को देख के डर लग गया होगा, भाई ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज लाइक अ ओशन। यस सर। सर मेरे दोस्त हैं कई जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मेरे सीनियर हैं। ओके। मैंने सबसे पहले उनके पास कॉल किया, अच्छा। उनके पास 2-3 पेपर भेजे, मैंने कहा भाई कैसे भी करके टाइम निकालो, पेपर देखो, आप मेरे को जानते हो, मेरा एक रूममेट है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। हम्म। तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भाई तेरे को मेरा अच्छे से पता है, तो तू ये बता कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मेरे को इस पेपर में 30 मार्क्स चाहिए, तो मेरे को कितना टाइम लग जाएगा और उसमें मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर? तो वहां से जब उन लोगों ने जो भी एनालिसिस बताया, वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज डुएबल है। क्या एनालिसिस बताई? पहली बात तो अगर आईएएस वाले देखा ना, तो उसने कहा भाई बहुत पढ़ना है तुमको, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। जी सर। तो वो क्योंकि आईएएस जैसा सिलेबस है इसका। हाँ हाँ, दिखने फिर? में लगता है, हाँ। बट उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ एनालिटिकल नहीं आता है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा ऐसा ही नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतनी ज्यादा करनी है जैसे आईएएस के पेपर में आता है ना, कि भाई बिल्कुल ही एकदम चारों तरफ से पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। काफी सारा पोर्शन फैक्चुअल भी आता है, इंफॉर्मेटिव भी आता है, काफी पैटर्न भी रिपीट होते हैं। तो वो सब चीजें देख के उन्होंने सही एनालिसिस बताया, इनफैक्ट मतलब कि ऐसा डराया भी नहीं, और ऐसा वो चलो, भी वो नहीं जो कि एनालिसिस उन्होंने बताया, हमें भी पता लगे क्या एनालिसिस बता दिया उन्होंने, ऐसा क्या बताया? लेट्स स्टार्ट विद द साइंस पार्ट, यू आर अ साइंस हाँ स्टूडेंट। हाँ, साइंस पार्ट के बारे में सर उन्होंने ही बताया कि भाई दिखने में ऐसा लगता है कि साइंस पार्ट इजी है, लेकिन
कि अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना आके मोर देन 50% ऐसा फैक्चुअल टाइप सा आ रहा है पेपर, जैसे फायरवर्क में कौन सा केमिकल यूज होता है, केमिकल यूज होता है, एग्जैक्टली जो अभी आया भी था। हाँ हाँ वही है। हाँ, तो बोले कि ऐसे क्वेश्चंस, फिर उन्होंने ये चीज भी देखी कि ऐसे क्वेश्चंस हो भी रिपीट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि बहुत बड़ा ओशियन है उसमें से कुछ भी उठा के दे रहे हैं, जो एक काइंड ऑफ लेट्स से कि एक चैप्टर है, एक बल्क है, वहां से क्वेश्चंस उठ उठ के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केमिकल कौन सा भरा हुआ है, वो एकदम रैंडम चीज है। वो ऐसा है कि हमने कहीं ना कहीं या तो 9th-10th में गौर की है तो वो अपने सामने आया होगा, अगर नहीं भी आया तो उसके जो फैमिली के मेंबर है ना, वो हमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे एज ए साइंस स्टूडेंट। तो उन्होंने बताया कि अगर आप इस पे फोकस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो फिर आपके ये वाला साइंस का पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप मोर देन 80-90% क्वेश्चन टिक कर पाओगे करेक्टली। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आपने टिक किया है साइंस का एज ए साइंस स्टूडेंट तो आपका करेक्ट ही होगा। चलो ये बात हो गई, पर उन्होंने ये भी बताया वो साइंस से क्वेश्चन कितने आते हैं। साइंस से हाँ सर, क्वेश्चंस ऐसा है कि बायो को हटा दें तो उन्होंने बताया कि भाई 20 नंबर तो नहीं आ पाएंगे साइंस से, इतनी तो गारंटी है। अगर बायो को हटा दें, हाँ बायो को हटा दें, हाँ। बायो का तो सर अब कोई लेना देना ही नहीं है, IIT से अच्छा, तो ठीक है। काफी पहले ही छोड़ चुके थे। तो ऐसा था, तो उन्होंने बताया और उतने ही 18-19 के अराउंड मार्क्स आ गए। 18-19 के नंबर आ जाएंगे, मतलब पास होने से सिर्फ तुम 2 नंबर के दूर हो जीएस में। दूर। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री अलोन ही बात रखी है, और बायो का अगर स्वाद डाल दिया होता तो थोड़ी और मदद मिल जाती। लेकिन सर फिर वही है ना कि बायो तो अब मेरा टच ही नहीं था बिल्कुल, तो मैं बायो पे रिलाय नहीं कर सकता था कि हाँ मैं कर पाऊंगा उतना। हरकतें देख रहे हो IIT ने, बट भैया बायो से अभी बच रहा है इंसान, जबकि इसने बायो पढ़ी होगी अच्छी खासी, अरे थ्रू आउट द टॉपर रहा है जिंदगी में, तभी हाल है इसका। चलो हाँ भाई, फिर हाँ सर, वो ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज चांस पे नहीं छोड़ सकते, कि क्योंकि वो आपने जैसा अभी बताया कि वो था कि कैलकुलेशन करके ही आया था मैं, तो वो एक प्रेशर भी होता है पीछे से कि हाँ भाई नहीं, किसी को बताया भी नहीं है, जॉब भी छोड़ दी है, तो एकदम ऐसा श्योर शूट करके चलना है कि हाँ करना ही है। तो इसलिए बायो पे रिलाय नहीं किया, लेकिन हाँ बायो रटी जरूर थी, अच्छी खासी रट ली थी। अच्छा, अच्छी खासी रट भी ली थी। हाँ ठीक है, तो बायो भी हो गए। तो बायो तो इस बार जो आपने देखा होगा तो बड़ा मजा सा आ गया होगा, सिंपल सिंपल सवाल आए थे, इस बार तो रिपीट भी हुए थे। चलिए अब जरा यहाँ पर जरा कहानी लेते हैं। कहानी में अगला पॉइंट आता है, इकोनॉमिक्स आपने छोड़ दी, तो मतलब पॉलिटी ज्योग्राफी आपने उठाई है। पढ़ी तो आपने पॉलिटी ज्योग्राफी भी नहीं है अपने कई सालों से। लेकिन सर कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो दिल को भा जाती है, वो पॉलिटी ज्योग्राफी उनमें से एक थी, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी खासकर। तो इसलिए थोड़ा जैसे पॉलिटी पढ़ने लगे तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि जो कोई भी न्यूज आती है, जैसे कि उस टाइम पे कुछ वो वाली न्यूज आई थी कि कुछ जो राजस्थान के MLAs वगैरह थे, उन पे उन्होंने पार्टी वगैरह दूसरी ज्वाइन कर ली थी, तो उससे रिलेटेड न्यूज आ रही थी कि हाँ नहीं ये आर्टिकल वायलेट हो गया, ये पावर स्पीकर के पास होती है। तो जब मैं वो पढ़ने लगा ना, एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह, तब जाके वो न्यूज समझ में आने लगी, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बन गया, ऐसा लगा कि नहीं यार थोड़ा और जानना चाहिए कि हाँ कैसे अपनी पार्लियामेंट फंक्शन करती है, कैसे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे कमेटी फॉर्म होती है, तो जो कुछ भी चल रहा है देश में उसके लिए एक अवेयरनेस होने लग गई। बहुत सही बात बोली। और इस साल पंचायती राज सिस्टम न्यूज में था, इस साल इलेक्शन कमीशन था, उमेश सिन्हा जो थे वो आए थे, और जो मेन चीफ कमीशन है इलेक्शन कमीशन, वो भी न्यूज में आए थे। अब कईयों को पता ही नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन को हटाएं तो कैसे हटाएं, अब वो होके उठ के यहाँ से आ जाएगा। यस सर, यस सर, यही चीज उठ के आ जाती है। बहुत सही बात बोली है ऑल इंडिया रैंक 1 भाई ने, संदीप भाई। अब तो नाम के आगे टैक्स लग गया है, ऑल इंडिया रैंक 1। सही है भाई। चलिए भाई, यहाँ तक की हो गई कहानी पॉलिटी में। यहाँ पर चलते पहली बात तो किताबों की बात कर रहे हैं ना, 2 महीने बाकी हैं। यस सर, ये 2 महीने किताबों से पूरे हो सकते हैं सर? मुझे ऑनेस्टली बताना, मुझे पता है कि नहीं किताबों से तो किताबें तो सर आई विल से कि टीचर्स के लिए ज्यादा है, या फिर ये कहें कि जो किताब पॉलिटी के लिए रखी गई है M लक्ष्मीकांत, वो सिविल सर्विसेज के लिए है। CDS वालों को यहाँ पे थोड़ा सा
स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने को टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे कि ये वाला पोर्शन है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसको वहां से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ऑलमोस्ट ये समझ लो कि मैंने 50% के आसपास एम लक्ष्मीकांत पढ़ी। 50% के आसपास एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और उसमें भी कुछ बातें ध्यान रखी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, एक क्वेश्चन आना तय है और एक करा जरूर होगा, और आया भी हुआ है। हाँ हाँ डेफिनेटली। ठीक है, एंड द सेंट्रल रिलेशन पार्ट, प्राइम मिनिस्टर, हाँ गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, ये सब सभी आए होंगे, राइट। यस सर, अमेंडमेंट्स वगैरह और ये सब। बट एक बात बड़ा धोखा बहुत बाद में मिला होगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार सा लगता है, साला एक क्वेश्चन नहीं देता और भैया समय बहुत बर्बाद करता है। इस बात का एहसास कब हुआ? सर ऐसा है कि ऐसा कुछ मेरे को ऐसा कुछ रिग्रेट या कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ धोखा दे दिया वो दे दिया, क्योंकि मैं उस चीज में मशगूल था कि भाई साहब कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, आए तो ठीक है नहीं आए तो ठीक है। कब क्योंकि तैयारी मैंने करनी ऐसा शुरू की थी आपने? सर मैंने तैयारी तो काफी पहले स्टार्ट कर दी थी। लेट्स से कि मैंने एग्जाम नवंबर में दिया था, तो मैंने तैयारी फरवरी में स्टार्ट की थी, मिड फरवरी से। अच्छा। बट सून आफ्टर दैट लॉकडाउन लग गया था हाँ। मार्च में। उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने तक आराम से घर पे मजे किए। तो फिर मैं वापस से अगर जुलाई एंडिंग में लगा था, और फिर टिल नवंबर तक, टिल एग्जाम पे। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तक की कहानी हो गई, तो लिटरल बेट आपके ऊपर भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। तो जुलाई स्टार्ट करते करते अगस्त आ चुका था, अगस्त, यस सर। सितंबर, अक्टूबर, ओ माय गॉड, यू हैव 3 मंथ्स, अराउंड 3 यस मंथ्स, सो यू हैव द सेम काइंड ऑफ प्रेशर। यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी हो रही है, तो अब ये बताओ 2 महीने में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये बता दो बस। सर पॉसिबल ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 3 मंथ्स आर सफिशिएंट टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। हाँ, तो 3 मंथ्स आर सफिशिएंट इफ यू हैव एन आईआईटी एज अ बैकअप। नो 3 मंथ्स आई सफिशिएंट इफ यू आर फ्रॉम एनआईटी एज अ बैकअप। नो नो तो फिर किसके लिए थ्री कह रहे मंथ्स हो? आर सफिशिएंट इफ यू आर रेडी टू गिव योर 100%, if you अच्छा। are ready to work hard. I can assure you it was more difficult for me rather than somebody from a, as compared to somebody from other background, because काफी चीजें ऐसी होती है कि दिमाग हमारा हैबिचुअल होता है कि हाँ लॉजिक लॉजिक लॉजिक, बट जब इसकी तैयारी करते हैं तो भाई लॉजिक को साइड में रखो, जो बात है उसको देख लो ध्यान से, है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी मेहनत करने के लिए रेडी है, आईआईटी एनआईटी तो सर अलग चीज है, आईआईटी में जाने का कुछ अलग वो है कि हाँ बेस साइंस अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, दैट्स इट। बट हाँ इसके लिए उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी बाकी और लोगों के लिए, बस ये है कि हाँ मेरे को मेहनत करने की आदत थी, इसलिए थोड़ा आसान हो सकता है। थोड़ा आसान हो गया। चलो यहाँ तक की कहानी होगी, बट सवाल अभी वही रहेगी, 2 महीने में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं जीएससी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो हम करेंगे। अच्छा, व्हाट वाज योर मार्क्स, एस्टिमेटेड मार्क्स इन सीरीज 2020? क्या थे, इंग्लिश में कितने बैठे थे? इंग्लिश में सर अराउंड 70। अराउंड 70। आगे जीएस में? जीएस में 32 के अराउंड थे। 32। ओके, मैथ्स? मैथ्स में 80 के अराउंड थे। 80 के अराउंड, जो कि आपको आई थिंक AR1 लाने की वजह भी बन गया है। यस सर डेफिनेटली। और मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ये बहुत बड़ा फायदा है, जबकि दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश और जीएस में 0.83 होता है। यस सर डेफिनेटली। दैट्स अ बिग पार्ट। ओके, सो अब बात समझेंगे जरा। ये जीएस में 30 नंबर, ये सिक्योर करना है, ठीक है। वी टॉक अबाउट द पॉलिटी, व्हाट अबाउट द ज्योग्राफी पार्ट? ज्योग्राफी में सर जैसे कि कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे कि हो गया सोलर सिस्टम, या फिर जो हमारे अर्थ अर्थ के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वो एनसीईआरटी के थ्रू हम पढ़ लें ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें एक अच्छे तरीके से समझाया गया है, थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, आदमी बोर नहीं होता। फिर उसके बाद जो जो कोई भी रेफरेंस हमने ले रखा है अपने, जहाँ से भी हम कोचिंग ले रहे हैं पढ़ रहे हैं, वहाँ से जो टीचर ने पढ़ाया है हम उसको फिर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। फिर उन दोनों चीज़ों का जब मिक्सअप बन जाएगा ना, फिर जब हम मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से फिर हम टॉपिक्स उठाएंगे, अपनी कमियां ढूंढेंगे और उनको दूर करेंगे। ये सारा प्रोसेस अगर हमने कर दिया तो फिर हमारी ज्योग्राफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं कि जो अपने को याद रखनी पड़ती है, माउंटेन सीरीज वगैरह है, कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन सा हाईवे कहाँ से जा रहा है, कौन सी पासिस वगैरह हैं। ये ऐसा है कि ये ओवरनाइट याद नहीं हो सकती।
ये अगर अब हमारे यहाँ अंदर पर बात होल्ड ऑन, जरा मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा। टोक दिया मैंने, मुझसे नाराजगी बहुत होती है लोगों की, पर टोक दिया इसने फिर से, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाई सच बता, घर पे मैप लगे हुए थे, वर्ल्ड मैप के, इंडिया मैप के। हाँ सर, ये मैप तो अभी भी लगा हुआ है मेरे के ऊपर। तो भाई ये सच बता, ये तू ज्योग्राफी बोलने में बड़ी सरल लग रही है, और अगर सीडीएस का पेपर देखो तो मैप पूरा छाप देता है वो। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक क्वेश्चन आया था कि जो एक लाइन पूछी थी, कौन सी लाइन थी मैं भूल गया, कि वो कौन सी कंट्री से गुजरती है, और वो कंट्री भी उन्होंने साउथ अमेरिका की दे रखी थी, और मेरे को याद था पैराग्वे, उरुग्वे। अब वो ऊपर नीचे है कंट्री, अब बस वो भूल गया कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे, उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अब उस बात का दुख नहीं होता है, उस क्वेश्चन अब पढ़ते काहे दुख वक्त। होगा ये यार हाँ, बनाने के बाद? नहीं नहीं, एआर वन एआर के बाद नहीं, पहले पेपर करते वक्त भी थोड़ी हाँ हाँ खुशी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट यार क्वेश्चन देखा हुआ है, हाँ। वो ठीक है, मैंने गौर से नहीं देखा उस मैप को इतने अच्छे से, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक तो है, फिर वो अब चीज है कि वो ओवर द पीरियड अगर हम बार बार मैप देखते जाएंगे तो फिर वो चीज याद हो जाएगी। यार मॉक तुम जो टेस्ट भी सब्जेक्ट तुमने पिक करे है ना, और जो तुम 2 महीने की इनकी सलाह में पिक करके दे रहे हो, ये मुझे थोड़ा डरावने लग रहा है, सच बोलूं। पॉलिटिक्स ओके, फेल ली ओके, 15 क्वेश्चन आ गए, बच आ गए, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क छोड़ दिया, सेंट्रल रिलेशनशिप पे पार्ट किया, फंडामेंटल ड्यूटीज पे काम किया, सॉलिड। 10 नंबर तो मतलब 10 क्वेश्चन तो सेट हो गए। पर ज्योग्राफी है भैया, मैप में मार्क करते हुए चलना होता है। यू हैव टू मार्क द हाईवेज, यू हैव टू मार्क द माउंटेन, यू हैव टू मार्क द पासेस, यू हैव टू थोड़ा डर तो ऐसा लगता है भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी कितनी आएगी, क्योंकि सवाल एक या दो आते हैं और इंसान पहुंच भी जाता है। तुम वर्ल्ड ज्योग्राफी पहुंच गए थे भी? हाँ हाँ, पहुंचना पड़ता है सर एक्चुअली। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई है, हाँ तो अब वहाँ के रिलेशन में जो कुछ भी ज्योग्राफी है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ है वहाँ पे, या फिर जो कुछ भी अपना कश्मीर के अंदर जो भी वो है पासिस वगैरह है, वो अब काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। या फिर वर्ल्ड में जहाँ पे भी जो कुछ भी हुआ है, जैसे मान लो अभी कोई वोल्केनो इरेप्ट हुआ है, या फिर कुछ भी वहां से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई वोल्केनो इरेप्ट हुआ है तो हम सिर्फ वोल्केनो पढ़े। उस प्लेस के आसपास जो कुछ भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उन सब पे ध्यान देने की बात है। अगर हम इस तरह से सेलेक्टिवली मेहनत करते जाएंगे ना, तो फिर चीजें दिखने लगेगी कि हाँ ठीक है, सारे मतलब कि ऐसा लगने लगा कि ठीक है, कुछ तो हो गया है पेपर में। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं कुछ भी नहीं पढ़ के आया, ये तो पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया, दिखने लगेगा कि हाँ भाई ये पढ़ा हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब ना मैं टीचर्स का रोल लेकर आना चाहूंगा। भैया तुमने पढ़ाई शुरू करी जुलाई अगस्त में, यस तो भैया पिछले 3-4 महीने का तुम्हें करंट अफेयर का कोई अंदाजा नहीं है। जहां तक मैं यस समझ रहा हूँ आईआईटी वाले तो करंट अफेयर से दूर रहते हैं, ठीक है ना। मुझे पूरी यस नॉलेज है अच्छी खासी, मेरा भाई उसी कैटेगरी से छोटा वाला, हाँ हाँ ठीक है। डेफिनेटली। तो अब ये करंट अफेयर से दूर रहने वाले इंसान को नॉलेज क्या टीचर्स ने दी है, अच्छे टीचर्स ने, या क्या सीन है? सर एक तो टीचर्स तो यार सर जी भगवान होते हैं, मतलब कि फॉर मी उन्होंने जो कह दिया वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर्स हैं ऑफ कोर्स। वो इतने मतलब कि पढ़ाने के लिए हमें बहुत ऊपर लेवल तक जाना पड़ता है, तब जाके हम पढ़ा पाते हैं। तो डेफिनेटली उनकी बात तो पत्थर की लकीर होती है, और ऑफ कोर्स वो टीचर हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से क्या चीजें आएंगी, तो डेफिनेटली वो ये सारी चीजें बताते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। इवन जब मैं पढ़ रहा था मैंने भी देख रहा था कि हाँ मेरे काफी दोस्त है जो इग्नोर कर रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं नोट डाउन करके रखता था। तो बट यार टीचर अच्छे ऐसी हल्की। टीचर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ये इंस्टीट्यूट बुरा है, ये इंस्टीट्यूट बुरा है, काफी अच्छे टीचर्स है काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में। यू बीन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटीज के होते हैं, यू हैव वेरी फेयर आइडिया कि इंस्टीट्यूट में टीचर काफी सारे अच्छे भी होते हैं, काफी खराब भी होते हैं, अलग अलग मनी मेकिंग सिस्टम होता है इन लोगों का, ठीक है। बट हाउस योर आइडियोलॉजी ओवर देयर कि हाउ टू चूज ओवर देयर? नहीं, वो तो वही है ना कि आपको अपना गुरु सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो। गुरु कैसे? फ्री क्लासेस देख के स्टार्ट किया पहले कि भैया सारे फ्री क्लासेस देख लूंगा, फिर सोचा नहीं, तो? फ्री क्लासेस नहीं सर, वो काफी चीजें होती है कि वो एक तो फ्री क्लासेस देख लो, डेमो क्लासेस ले लो, जो उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लो। उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम बात करते हैं ना टीचर से, तो समझ में आता है कि हाँ कि ये मेरे टीचर हैं, एक कनेक्ट बनता है।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप रिसोर्सेज ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट अ सिलेबस ऑन टाइम। ये दिक्कत सबके साथ आती है, स्पेशली दिक्कत आती है हमारी जीएस के अंदर। आपको बात समझना है कि अगर मैं जीएस कर रहा हूं तो मुझे टाइम प्रेशर में लेके पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, एंड आई नीड अ राइट रिसोर्सेज, राइट गाइडेंस। संदीप ने बहुत एम्फेसाइज किया है टीचर्स पे। अब अगर आप इन बातों को नहीं ले रहे हो अपने दिमाग में तो वो आपकी गलती होती है। समझ रहे हो ये बात? बतेरे कोचिंग सेंटर है भाई, कोई एंड नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं खुद अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आई है कि देयर आर द टीचर्स जो डंकी की चोट पे बोल सकते हैं कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। लाइक पॉलिटी के लिए राकेश नेगी सर, उसके बाद है विशाल कुमार सर। विशाल कुमार सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनके बारे में खास बात ये है कि अगर ये रात को 3 बजे लाइव क्लास रखते हैं ना यूट्यूब पे भी, तो भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इतनी मोहब्बत है इनसे। तो इसके बाद यहाँ पर एक है, यहाँ पर श्री प्रतीक। इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो है लेमेन, कि भैया मैं सरल साधारण भाषा में पढ़ाऊंगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आना तय है। ही टीच ज्योग्राफी। इसके बाद है हिमांशु कुशवाहा सर, द इकोनॉमिक्स मास्टर, जिनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके एग्जाम में आपको छपा छपाया दिख सकता है। ये ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। एंड द लास्ट में अगर आपको बात करूं, देन कम साइंस के टीचर, यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह। ये सबके सब टीचर्स आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी, जब ये एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कराएंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम में आता नहीं है। सो समय बर्बाद मत करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अनअकैडमी से करना है अनअकैडमी से करो। अनअकैडमी से करना बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक सीडीएस का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है, एनरोल कर लेना है। ठीक है, एनरोल कैसे करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले संदीप की बातें सुनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है यहाँ पर भी। अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स कि हाँ सर की नॉलेज कितनी है, वो सब चीजें तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी है। लेकिन हम जब कई बार किसी से बात करते हैं ना, तो फिर समझ में आता है कि हाँ ही इज द वन और सी इज द वन। ओके, बहुत ज्यादा रोल था मेरे को। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। बट बात अभी कहानी शुरू करते हैं। आपकी साइंस हो गई, हाँ। पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। बात बची करंट अफेयर में। क्या करंट अफेयर इग्नोर कर दिया आपने? नहीं, करंट अफेयर इग्नोर नहीं किए थे। करने लायक है इग्नोर? नहीं, करने लायक भी नहीं है, ये तो है। करंट अफेयर तो करने ही पड़ेंगे। आई मीन इग्नोर नहीं कर सकते करंट अफेयर को। ऐसा क्या बेटे सकती है करंट अफेयर? नहीं, कई बार ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं ना सर, फिर दुख होता है ब्रेक कहाँ पर हुई सबमिट? कि हाँ यार देख लेता तो ठीक रहता सही रहता है ना। वो फिर अब करंट अफेयर भी काफी मजेदार आने लग गए। शायद एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, मैंने जब पेपर दिया था, कि कोई मूवी आई थी, क्वेश्चन पता नहीं किस पे मूवी आई थी, कि उसमें रोल किसने किया था उसका। एक मैथमेटिशियन है, उनके ऊपर मैडम विद्या बालन के ऊपर आई थी। विद्या बालन ने रोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने वो क्वेश्चन देखा, भैया ये मूवी देख लेनी चाहिए थी यार। नहीं, सिंस आई वाज अ मैथमेटिशियन तो मैं उस चीज से टच में था। हाँ। तो मैंने डेफिनेटली जाके वो मूवी तो नहीं देखी, ट्रेलर जरूर देखा कि हाँ यार क्या बताने वाले हैं हाँ। इसके बारे में। तो इसलिए वो क्वेश्चन ठीक हो गया। ये बात लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है करंट अफेयर बहुत वास्ट है। आई थिंक वास्ट नहीं है। देखो, आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स एक मिल जाएगा, एक नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा, आईफा मिल जाएगा, ऑस्कर मिल जाएगा। These are very definite question I personally believe. हाँ, स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड हैं, अब जैसे ओलंपिक हुआ है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही ओलंपिक। अच्छा, लोग क्या समझते हैं, अब ओलंपिक हुआ है, लोग यहाँ पर मेरे हिसाब से भाई कंफ्यूजन करेंगे। जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया है ना, उसको इग्नोर कर देंगे। पहली बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। या फिर काफी ऐसे लोग हैं जो जैसे कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम एक्सेल कर रहे हैं, जिनका कोई लेना देना, जैसे गोल्फ में, तो उनमें काफी प्लेयर गए थे, अपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नाम भी पूछ सकते हैं कि ये प्लेयर किस स्पोर्ट्स में गया था। हाँ, 4th पोजीशन है, वो भी लेडी गोल्फर की। और इसके बाद एक और बात, एक सवाल है, एक आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, सीडीए 2019 की बात है, कौन सी वुमेन एम्पायर आई थी, तो हाँ, उसका पेपर में आया था, 2019 की बात है। Correct. मेरा ये हार्डकोर बिलीव है, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ अकेडमी पे। मेरा हार्डकोर बिलीव है इस बार आएगा कि वेट जो आई थिंक रेसलिंग थे, उसमें इंडियन रेफरी आए थे इस बार। तो मेरा बड़ा हार्डकोर बिलीव शायद ये आ सकता है। हाँ हाँ, तो हाँ, इस तरह की चीजें हमें देखनी होती है कि क्या हटके हुआ है। बट इसमें हाँ, एक खास बात ये है कि क्रिकेट नहीं आता है।
हाँ। क्रिकेट नहीं आता, ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। बट इसमें एक बात और है, अगर क्रिकेट भी है तो वुमेन क्रिकेट टीम जरूर आ सकती है, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बट हॉकी, यहाँ से अभी जरा, विमेन हॉकी टीम भी काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ वुमेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सर है। सारे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तुम बस क्रिकेट को छोड़ दो। और एक बस वो जो रेसिंग वाला होता है F1, उसको भी इंपॉर्टेंस में ध्यान रखो, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी तो हो गई भाई, बट यहाँ से जरा थोड़ा आगे लें। ये सारी वेटेज मिला के तो अच्छे खासे 60 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं। लेट मी काउंट फॉर यू। इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, साइंस 18 नंबर पकड़ के चलते हैं, तो 15 नंबर राउंड ऑफ पकड़ के। करंट अफेयर्स भी 15 नंबर पकड़ लो, 30 नंबर तो यही दे दी गए। फिर अगेन, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो 15 करंट अफेयर 15 के 15 ठीक हो। चलो ठीक है। सो यू मेक श्योर कि बफर होना चाहिए मेरे पास, कि गिरूं तो हाँ ये इतना गिरूं कि बॉर्डर लाइन 30 पे हो, जबकि बॉर्डर लाइन 20 पर है। हाँ मेरी बॉर्डर लाइन 10 नंबर ऊपर की है। हाँ। दैट्स योर होल आइडियोलॉजी। ओके। यस सर, एक्चुअली मेरे मार्क्स भी 32 आए हैं। मैं सोच के गया था कि अराउंड 40 स्कोर करना है, तो मैं पेपर देते वक्त थोड़ा माइंड में थोड़ा सा टेंशन होने लग गई थी कि यार थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसी वजह अच्छा, से मेरे मैथमेटिक्स में कम आए हैं ये एज बहुत पर अच्छा माई है। देखो, एक्सपेक्टेशन। अब जरा भाई की आइडियोलॉजी समझो। ये जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स करे हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स का स्कोर वेटेज है 60 नंबर। बॉर्डर लाइन रखी है उन्होंने 40, वेरी हाई बॉर्डर लाइन। जबकि पास होने के लिए सिर्फ 20 नंबर चाहिए जीएस के लिए। उसे 20 पे भी खुश हो सकते थे कि ये साइंस स्टूडेंट है, आईआईटी से पढ़े हैं, ठीक है। बट गिर करते करते इनका स्कोर बैठा 32। दैट्स अ वेरी गुड यार, दैट्स हाई स्टैंडर्ड्स काफी हैं, और काफी ज्यादा मेहनत कर लेते हो यार। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ तक की कहानी होगी। बट यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसका मैथ्स में हाथ इतना स्ट्रांग है कि बिना तैयारी करे 60 नंबर ला रहा था बंदा। यस सर। 20 नंबर की और मेहनत की, तो 20 नंबर कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से चैप्टर से उठाने की कोशिश की आपने? नहीं सर, चैप्टर्स तो सारे ही आते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आता नहीं था मैथमेटिक्स अच्छा। में। बट ऐसा था कि वो जो मेथड होता है ना, एक अप्रोच होता है क्वेश्चन को करने का, वो नहीं पता थी वो, क्योंकि मैं आईआईटी वालों को पढ़ा रहा था। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा हुआ था कि हाँ बिल्कुल बेसिक से चलना है, क्योंकि आईआईटी का पेपर इस तरह से सेट किया जाता है कि बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आपको कैलकुलेशंस कम करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम करनी है, तो आपको वो अप्रोच पता होनी चाहिए, जो मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था तब मुझे टीचर से पता लगी, कुछ यूट्यूब से पता लगी, कुछ फिर मैं भी कुछ मैथ पढ़ाता था, तो फिर कुछ की मैंने भी कुछ खुद की ट्रिक्स वगैरह डेवलप कर ली कि हाँ भाई ये तो पता होना चाहिए, ओके, वहां से टाइम सेविंग हुई। दैट्स यू सेव योर टाइम। बट एक बात बताओ, व्हाट्स द मैथ अप्रोच? यू ऑन योर चैनल आल्सो टीच मैथ्स पर्पसली, कहता भैया मैथ्स में मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है। जैसे व्हाट्स योर स्ट्रेटजी ऑन द मैथ्स? मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सी देखो, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से 50% ऑफ पेपर 4 टॉपिक कवर करते हैं मैथ्स में: ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंसुरेशन। ये 4 टॉपिक 50% पेपर कवर करते हैं, बाकी पूरा अर्थमेटिक कवर करता है। व्हाट्स जैसे योर कॉल ऑन दैट? कि 2 महीने बाकी है भाई। सर, एक्चुअली एक तो मैथमेटिक्स की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है, भले ही आप आइंस्टीन हो, आप नहीं कर पाओगे इसको। पहली बात तो ये है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस, डेली की डेली, डेली की डेली करता रहना पड़ेगा। पहली थिंग तो ये। दूसरी बात ये है, दिखने में लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री यार कितना बड़ा टॉपिक है, पता नहीं कैसे कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से बैठ के उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो पता लगता है कि मोटे मोटे 5 या 6 टाइप्स हैं क्वेश्चंस की जो रिपीट हो रहे हैं। यानी कि या तो ये कर लो, या फिर ये करने से आंसर आ जाता है, या फिर इस तरह से अप्रोच करने पे आंसर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में भी 2-3 टाइप्स हैं। मतलब क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक टाइप है, जो एक अप्रोच है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, वो स्टेगनेंट हो चुकी है अब, कि वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है कि हाँ अभी इस इन टाइप से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये चीज मैंने जब काफी सारी प्रैक्टिस की ना, तब मेरे समझ में आई। तो फिर उनकी अप्रोच अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में फिक्स हो जाती है। जैसे ही हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो अपने को पता होता है कि यार ये इस अप्रोच से या इस अप्रोच से या इस अप्रोच से हो जाएगा। और फिर कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते तो पहली बार में पहले करेक्ट अप्रोच पता लग जाती है। तो वो सब करना पड़ेगा अपने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट अच्छे से देने पड़ेंगे, फिर दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि हाँ यार ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे होता है, मेंसुरेशन में ऐसे ऐसे होता है, अर्थमेटिक में ऐसे ऐसे होता है। तो वो फिक्स चीजें गो। हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सही बात बोली, मॉक एंड पीवाईक्यू। यस सर। ठीक है, अब जरा इन दोनों चीजों को पकड़ लेना। यस सर। मेरा हार्डकोर मानना है कि मॉक पीवाईक्यू के अलावा, मतलब एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं सीधे एग्जाम में गए बैठने,
सीधे वो कौन सा होता है केबीसी फॉर्मेट में, फास्टेस्ट फिंगर वाला फॉर्मेट में पहली बार जा रहे हैं और बस आग की उसमें भट्टी में चलने वाली हालत। ये आपने क्यों नहीं करी अप्रोच? व्हाट यू डिड कि मैं पहले फेल होऊंगा, मैं पहले खुद फेल होऊंगा पेपर करके, मैं देखूंगा मैं कहाँ खड़ा हो रहा हूँ, वहां से इंप्रूव करके फाइनल देने जाऊंगा। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आखिरी मोमेंट तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को छोड़ देंगे, उनके दिमाग में होता है सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं कर ही दूंगा, पेपर पास तो मैं हो ही जाऊंगा। योर अप्रोच वाज नॉट दैट। इन फैक्ट यू सेड, आई रिमेंबर ऑन द कॉल यू सेड, अगर मैंने मॉक टेस्ट या ना पास पेपर नहीं किए होते तो शायद ये रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली। हाउ इट इज इवन पॉसिबल? सर एक्चुअली ये है ना कि जब तक हमें अपनी कमियां या गलतियां पता नहीं लगेगी तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे। और ये बात सबको पता है, लेकिन सब इग्नोर करने लगते हैं कि वो हमें पता होता है कि हाँ यार ये चीज मुझे नहीं आती, फिर भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं। और ये चीज मैंने इसलिए गौर की क्योंकि जितना मैंने एसएसबी के बारे में जाना, मुझे पता लगा कि यार एक आदमी की अगर लाइफ अच्छी है तो ही वो एसएसबी में रिकमेंड होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ये हैबिट अभी नहीं स्टार्ट की अपनी कमियां सुधारने की, तो भले ही मैं रिटर्न क्वालिफाई कर लूं, एसएसबी में मैं कभी क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने एक जो कहते हैं ना कि फ्यूचर को सोच के ये वाली हैबिट अपने अंदर लाई और फिर मुझे इसका रिजल्ट अपने आप दिखने लगा। पहले मॉक टेस्ट दिया तो मुझे काफी दुख हुआ। आई मीन टू बी ऑनेस्ट कि मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे शायद 22 मार्क्स आए थे जीएस के मॉक टेस्ट में, और मैं डर गया था कि यार 20 मार्क्स भी नहीं, पता नहीं पेपर में हो सकता है 20 भी ना आए। और मैं फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और फिर बाद में एकदम से डाउन भी आ जाता है आदमी, कई कई बार तो 18 नंबर भी आ गए थे एक बार तो। लेकिन फिर उससे वो होता है ना कि कमियां पता लगी, उनको दूर करते गए, फिर धीरे 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 ये प्रोसेस होता गया ना, फिर मार्क्स आने लगे। फिर जो कॉन्फिडेंस आया वो इतना ज्यादा आ गया कि जब पेपर में बैठ के सबकी फटी होती है ना, फिर अपन आराम से धड़ल्ले से टिक कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, पता होता है। ये बात ये समझ रहे हैं जादू, आप समझ रहे हो? इनके लिए क्या होता है, एयर वन ने कही है तो भैया सुनहरे शब्द हैं ये, अभी आंख मीच के करते हैं। अब कल लाएंगे, अब मैं आपकी कल चाहूंगा ये आप जरा पेश करें। और ये पेपर करने के बाद व्हाट्स योर अप्रोच? पेपर कर लिया देन व्हाट, मूव टू नेक्स्ट पेपर? नो, हाँ यही तो बात है कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आप उसके बाद सो गए तो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि उठ के दोबारा मॉक टेस्ट दोगे आप तभी भी वहीं पे हो। मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी है जब आप उसमें आए हुए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो, यानी कि वो क्वेश्चन अगर आपको दोबारा कहीं पे भी दिखता है तो आप उसको सही करके आओ, तो ही वो मॉक टेस्ट देने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और ये अप्रोच सिर्फ सीडीएस, एनडीए, एफकेट इनके लिए नहीं है, ये अप्रोच मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे भी लगाई थी। कि आई मीन ये अप्रोच इतनी ज्यादा है कि जब मैं पेपर देके निकला ना, जीएस का वो सीडीएस का पेपर देके निकला, तो मैंने मेट्रो स्टेशन पे बैठ के ही आंसर की चेक की थी। लोगों को डर लगता है आंसर की चेक करने में कि भाई पता नहीं यार गलत नहीं हो जाएंगे, जबकि ऐसा होना चाहिए कि ठीक है गलत तो होंगे ही, सबको पता है, तभी तो मजा है मॉक टेस्ट देने का कि वो गलत क्यों हुए वो कमियां दूर कर दे ताकि अगली बार वो ना हो। और ये बहुत ही सिंपल बात है, कोई हाई फाई बात नहीं है, सब बहुत हाई फाई बात नहीं है। और आई थिंक भाई एग्री करेंगे क्योंकि मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी। सी व्हेन यू डू पेपर मॉक किया तो मेरा होता था कि भाई मैंने पूरी सिटिंग लगाई जैसे एग्जाम की प्रॉपर होती है, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक की, वो पूरी लगाने के बाद मैं इंग्लिश का पेपर तो तुरंत हाथ की हाथ उसी दिन सारे देख लेता, वो तो सेम डे होता है, आंसर की होती है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बट रिगार्डिंग मैथ्स एंड जीएस आई मार्क दोस टॉपिक एंड लर्न कि भाई ये टॉपिक आया कहां से है। और कई बार ऐसा होता है ये मुझे लगता है कि मैं तो जानता हूं इस टॉपिक के बारे में, हुआ नहीं। The same, and even after repeating the same thing after 5 mock tests you get those marks जो imagine भी नहीं कर सकता सामने वाला। Yes sir, definitely, यही बात है। Okay, that's great। यहाँ तक की दुकानी हो गई भाई, पर आपने मेरा एक सवाल छोड़ दिया। सवाल बहुत ही सिंपल था, सवाल ये था कि मैथ्स में अर्थमेटिक करोगे या एडवांस मैथ करोगे? वो सर सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है। अच्छा, जो आपको जो चीज आपको कंफर्टेबल लगती है कि हाँ मेरे को मेंसुरेशन अच्छी लगती है, या फिर मेरे को अर्थमेटिक अच्छा लगता है, या फिर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, अगर मैं तो कहूंगा कि भाई कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर सेट पैटर्न है। अगर आप वो करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा और आप फिर
इंटरेस्ट भी आने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मेरे ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई वहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं वो कर दूंगा। आई मीन ये टेलर मेड है ये चीज की ये ऐसा टेलर नहीं मेड। है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टेस्ट सीरीज देते हैं आप लोगों को, वो अट्रैक्शन होती है और कहीं ना कहीं वो ना देता भी है कि यार दैट्स सो गुड। बट मैंने एक बात नोटिस की, दिस माय पर्सनल बिलीफ, अगर आपका कुछ सेम हुआ है डिफरेंट तो प्लीज बताइएगा। देखा है क्या, मैथ्स का पेपर तो भैया कभी चेंज होगा नहीं, हाँ, सिलेबस फिक्स है मैथ इंग्लिश का। का भी नहीं होगा। हाँ हाँ बच्चा जीएस का उसमें खाली करंट अफेयर चेंज होनी है। हाँ अगर इंसान, कई बार मैं देखा है मॉक टेस्ट बनाने वाले हम जैसे ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो बार हाई रख देते हैं जिससे भैया कोई ये ना पॉइंट करके कहते हैं भैया ये घटिया पेपर था, ठीक है। तो मैं नोटिस किया, अगर आप पास्ट ईयर पेपर भी आप कर लो, you will be rubbed like a diamond. यस सर। What do पास्ट you ईयर, call on that? हाँ डेफिनेटली सर, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन आंसर करना ही सफिशिएंट नहीं है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो चीज मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि मेरी थोड़ी हैबिट है कि हाँ, ऐसा ना हो कि कुछ चांस पे रह जाए। तो अगर हाँ, हम इसमें प्रीवियस ईयर एक बात, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, उनको भी अच्छे से रिसर्च कर लो उनके ऊपर भी, हाँ ये तो बहुत फिर अच्छी बात चीजें की है, कवर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात की है। पर मुझे एक बात ऑप्शन से याद आई, आई डिड इन माय मैथ्स, व्हाट आई रियलाइज, मैथ्स का क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने मत लग जाओ। मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया, लुक एट द आंसर। यस सर। कई बार आंसर देख के पता लग जाता है कि पॉसिबल आंसर क्या होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट डू यू कॉल ऑन दैट? सर एक्चुअली मैं तो, मेरी तो काफी डिफरेंट अप्रोच होगी ऑफ कोर्स की। अच्छा मैं बताइए। ऑप्शंस के थ्रू कम जाता हूँ, अच्छा, क्योंकि वो मेरे को पता था कि इसको ऐसे करूंगा तो आंसर आ ही जाएगा, तो मैं क्यों खामखा चार ऑप्शन चेक करने की वो नहीं मैं आंसर मेहनत। चेक करने की नहीं कह रहा, अगर आप देखा आंसर, भाई इसका हाँ आंसर रूट में आएगा, इसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ये पता लग जाता है कई बार। हाँ, पता लग जाता है। लेकिन ये चीज मैं भी पहले करता था, लेकिन सर ऐसा होने लग गया है, मैंने जो नोटिस की है चीज, कि हम इससे आंसर टिक नहीं कर सकते, आंसर क्रॉस कर सकते हैं इससे। हाँ, आई कि थिंक हाँ, ये ये पर्सन टू वाला तो पर्सन डिफर हो आएगा गई ही बात। नहीं। फिर वो ये फिर यूपीएससी वाले इतने समझदार हो गए हैं कि वो ऑप्शंस ऐसे देते हैं कि 2.83, 2.53, तो इसलिए वो कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, मतलब कि थोड़ा चलो, क्लोज ऑप्शंस देने लग गए हैं। तो उस जो आप बता रहे हो वो काफी अच्छी चीज है, लेकिन उसे क्रॉस कर सकते हैं। see maybe the time has changed, 2017-18 was my time, 2020 is your time, so there's a little change over that, but I still use on that। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो one the last thing is there, यस सर। आपने पूरे उसमें एक बात स्टार्टिंग में बोली थी, मैं लास्ट में कॉमेंट करना चाहता था, हाउ यू मेंटेन योर हार्ड वर्क लेवल। और यहाँ पर गैप लिया तो तुम 2 महीने गैप ले रहे हो, फरवरी से लेके जून तक निकल गए, 3 महीने, सॉरी, समझ रहे हो, ये कर रहे हो तो पूरी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे तो जय माता दी, देखी जाएगी क्या सीन है। सर एक्चुअली जब लॉकडाउन लगा ना, तो चीजें काफी अनसर्टेन हो गई थी। अच्छा, आई मीन कि यूपीएससी ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि अभी नहीं पता भाई एग्जाम कब होंगे, पता नहीं। और उस वक्त किसी को लिटरली कुछ नहीं पता था। तो उस वक्त रादर देन कि हम इन सब चीज़ों में लफड़ों में पड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, थोड़ा फैमिली के साथ आए हैं, काफ़ी सालों बाद इतना टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ, तो आई थॉट कि हाँ, मुझे ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब वो होता है ना कि सर आईआईटी की तैयारी की, फिर आईआईटी में मेहनत की, उसके बाद फिर जॉब में मेहनत की, तो फिर एक वो मैंने सोचा कि ठीक है, 1-2 महीने का कूल डाउन करते हैं आराम but से। how you maintain the level of hard work, how it is even possible? नहीं, उस वक्त हार्ड वर्क नहीं किया ना, उस वक्त हम नहीं वो छोड़ो, अब now you are came on the July 2020। हाँ हाँ, तो वो तो सर वो तो आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, कि व्हाई यू वांट टू डू समथिंग। कि जैसे अभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो आपका वो मोटिवेशन क्या है, वो डिसाइड करेगा कि क्या आप उतना हार्ड वर्क कर पाओगे या नहीं। फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि लोग पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी मार्क्स लाने के लिए, मैं इसलिए पढ़ रहा था ताकि मेरे को पता रहे कि कल को मेरी पोस्टिंग कर दी मान लो कश्मीर में, तो मुझे पता होना चाहिए कि माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ है, काराकोरम रेंज कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे है। तो अगर हम इस चीज़ को इस मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर वो हार्ड वर्क नहीं लगेगा। एक ऐसा लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मैं तो अभी ऑफिसर हूँ, है ना। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यार भले ही ये हम आईएमए में हाँ, चले जाएं, वो आपको सारी चीजें एक साल में नहीं सिखा पाएंगे। हमें पहले से इतना तैयार होके जाना पड़ेगा कि वो देखते ही खुश हो जाए कि यार ये काम का बंदा है।
नहीं ये बात है, मैंने एक बात नोटिस की, आपने बहुत सही बात की, आई एबल टू कोरिलेट दैट। मैं ये मान के पढ़ता था यार, अगर तू मान के चल, यू दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ आर्मी ऑफिसर, यू Yes, ऑलरेडी आर्मी ऑफिसर, एंड yes, इफ sir. यू रीड लाइक दैट Yes, sir. you excel it, Yes, you sir. will feel now I am on the journey of it, Yes, sir. you already wearing the uniform, Yes, that's sir. a awesome motivation level that come from inside. अच्छा एक बात बता भाई, Yes, sir. you got medical out, Yes, sir. what was the reason behind that? Sir, I got medically rejected because of glaucoma disc in my left eye. Okay, तो ये Uh, बात आपको वहीं जाके पता लगी? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली सर ये प्रॉब्लम ही ऐसी है। ये अब काफ़ी एज के बाद प्रॉब्लम करती है और हो सकता है ना भी करे, और ये जेनेटिक होती है ये प्रॉब्लम। होता ही है कि धीरे-धीरे और आफ्टर द एज ऑफ 50 और 60 आपकी जो पेरिफेरल विज़न है ना साइड का, वो धीरे-धीरे लॉस होने लगता है, स्लोली। आई मीन कुछ केसेस में लॉस होता है, कुछ केसेस में लॉस नहीं होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका केस बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिविलियन लाइफ में। बट एज ए आर्मी ऑफिसर, अगर आपको हाइट्स पे पोस्टिंग दे दी, सियाचिन भेज दिया जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर दोनों इतने ज़्यादा कम हैं, तो देर माइट बी सम प्रॉब्लम इन योर आई। वो कह रहे, उन्होंने कहा कि हम वो चांस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ ही जाएगी, उन्होंने कहा कि हम चांस नहीं ले सकते। ये ऐसा हमें लगता है कि यार प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो फिर दैट विल बी ए काइंड ऑफ बर्डन फॉर द यूनिट, फॉर द आर्मी। तो इसलिए हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। खैर, आप फिलहाल तो हम फोर्स नहीं जोन पाए, नाउ यू आर गोइंग टू मेक ऑफिसर्स। यस सर। That's an awesome brother. Thank you so much for your valuable time. मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, अभी तो एसएसबी की जर्नी भी बाकी है आपकी। श्योरली उस बारे में बात करेंगे। Thank you so much for your lovely time brother. जय हिंद। थैंक यू सर। अभी आपने पूरी कहानी देखी संदीप सिंह की। आई होप आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बट याद रखिएगा, द डे यू गेट रिकमेंडेड, द डे यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर स्टोरी टू टेल द पीपल, टेल द होल वर्ल्ड। मेरा नंबर यहाँ पर है, याद रखना, इसको नोट कर लो, एंड कॉल मी ओवर दैट डे पीरियड ऑफ टाइम, और व्हाट्सएप मी, बेस्ट ऑप्शन व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप करना। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीएस का कोर्स मैंने आपके बारे में जो सामने रखा है, ये जीएस का कोर्स आपको कैसे कंप्लीट करना है और ये कैसे एनरोलमेंट होगा। एनरोलमेंट होना बहुत ही आसान काम होता है। आपको सिंपल एक काम करना होता है कि आपको दो चीजों को ख्याल रखते हुए एनरोलमेंट लेना है। एक कूपन कोड जिसका नाम है वाशने, एंड दूसरा है गोल्ड कॉइन्स। वाशने और गोल्ड कॉइन जैसी आप दोनों इस्तेमाल करोगे, आपका 25% का डिस्काउंट जाएगा। आप एक महीने का सिर्फ बाय करो, एक महीने ज्यादा नहीं आता यार, 1000 रुपए के आसपास का आता है, और यहाँ पर आपके काफी पैसे बच जाते हैं। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। यहाँ पर इतने अच्छे टीचर्स हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो टीचर्स मैंने आपको नाम बताए थे, आपको पसंद है, आप चेंज कर सकते हैं ऑन द सेम मोमेंट। किसी को कॉल नहीं करनी, किसी को कंप्लेंट नहीं करनी, तुरंत चेंज कर दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, और करंट अफेयर पढ़ाने वाले ही 6 से 7 टीचर्स हैं। समझ लो मेरी बात। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। यहाँ वर्थ स्पेंडिंग मनी है, एंड मैंने यहाँ पर बहुत लोगों के फीडबैक भी लिए हैं। जस्ट टेक अ लुक। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरों को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इतना बता रहे हो कि कोचिंग अनअकैडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना, तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षद से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात की है। जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात, उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके। मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे। तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है। तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई
यहाँ से सब कुछ आ रहा है तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं? इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोली, क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के, बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ फिर इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, हाँ उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं। अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने 3 लोगों के छोटे-छोटे क्लिप्स देखे, हर्षित, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे, आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं न कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।